दादा, झारखंड में सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे सीएनटी एक्ट ज़मीन से रिलेटेड है। क्या लगता है कि वाकई में झारखंड में ज़मीन की समस्या जो है कि सबसे बड़ी समस्या है? झारखंड का सबसे बड़ा अगर समस्या है तो ये ज़मीन की लूट है। आज ज़मीन की लूट कई स्तर पे हो रहा है। जैसे आप देखें कि ज़मीन बड़ी बड़ी कंपनियां अधिग्रहण करती है, उसको चाहिए 10,000 एकड़ चाहिए, वो 50,000 एकड़ एक्वायर कर लेते हैं और एक्वायर किए हुए ज़मीन में ही बाहरी कुछ लोग को जानबूझकर बसाते हैं, उसको छूट देते हैं ताकि वो बस जाए। तो वो भी एक ज़मीन की लूट है। आप आवश्यकता से अधिक ज़मीन ले लेना, ये लूट है। तो ये जो लूट है ना, आपने देखा होगा इसी आपने एचसी को देखा होगा कि उसने अभी फ़िलहाल 150 एकड़ ज़मीन वो बेच रहे हैं किसी और को, और वो आज के डेट में 12 करोड़ के हिसाब से बेच रहे हैं 1 एकड़ को। तो 150 एकड़ का 1800 करोड़ हो रहा है। अब सोच कर देखिए कि वो ज़मीन, उतना ज़मीन तो उन्होंने बिना मतलब का किसानों से ले लिया और किसानों को कौड़ी के रेट पे कुछ दिया नहीं वैसा, लेकिन ये ज़मीन का व्यापार चल रहा है, उद्योग के नाम पर लूट चल रहा है। तो एक तो इंडस्ट्रीज द्वारा एक बड़ी लूट हो रही है। दूसरा लूट वो जो हो रहा है कि गरमजरुआ ज़मीन है, उस गरमजरुआ ज़मीन को भूमि लैंड बैंक बनाकर, लैंड बैंक बना दिया। हाँ, लैंड बैंक बनाकर कॉरपोरेटों को देने के लिए। वो जो ज़मीन है ना, वो सरकार की नहीं है, वो ज़मीन ग्राम सभा की है, गांव की ज़मीन है। जैसे खेल मैदान, नदी नाला, मसना, सरना, फुटबॉल ग्राउंड, ये सारे जो ज़मीन जिसका कोई इंडिविजुअली। गांव का ज़मीन कैसे हो गया? ये तो सरकार कहती है ये हमारी ज़मीन है, हमारे अंडर में जितने भी काम होंगे। नहीं, उन्होंने गलत किया है। सीएनटी का जो आप कानून है, एसपीटी का जो कानून है, नोट विलेज है, ये सब सारी चीज़ों को देखेंगे तो ये तमाम दस्तावेज ये कहते हैं कि गांव की जो सामुदायिक ज़मीन जो व्यक्तिगत किसी का नहीं है, मतलब अगर आपके पास व्यक्तिगत कोई खतियान है या तो उस प्लॉट का तो आप मालिक हुए, लेकिन जो ज़मीन जिसमें किसी का कोई पेपर नहीं है, वो ज़मीन पूरी गाँव की होती है। तो गाँव वाला अगर चाहेंगे कि नहीं यहाँ स्कूल बनाना है, तो गाँव वाले बैठ के तय करेंगे तो वहाँ स्कूल बन जाएगा। तो वो गाँव की ज़मीन होती है और गाँव को तय करना होता है कि उस ज़मीन में क्या करेंगे। लेकिन भूमि लैंड बैंक बनाकर सरकार ने इन सारे गांव के लोगों का अधिकार छीनकर गरमजरुआ ज़मीन को अपने अंदर में लेकर कॉरपोरेटों को देने का काम कर रहा है। ये एक दूसरी तरह की लूट है। और भी लूट है कि गांव में जहां पर कॉरपोरेट को नहीं दे रहे हैं, वहां बहुत सारी बाहरी लोग आकर और वो ज़मीन का बंदोबस्ती करा ले रहे हैं। जबकि ये होता है कि जो हमारा जो रजिस्टर 2 कहता है, हमारा जो खतियान कहता है कि जो रैयत है उसी को उसके बगल वाले प्लॉट, गरमजरुआ प्लॉट में उन्हीं की दावेदारी होनी चाहिए या वही उजाड़ पजाड़ करेगा और उसी को पट्टा मिलना चाहिए। लेकिन किसी को भी मिल जाता है। इससे कई बाहरी लोग आकर आपकी ज़मीन में पेपर बनाकर काबिज हो रहे थे। ये एक चौथी तरह की लूट है। इस तरीके से और भी, मैं तो यहाँ धनबाद में आया, पुटकी में, मैं देख रहा हूँ कि जिसके पास ज़मीन का सारा पेपर है, बावजूद बिहार के लोग या दूसरे जगह के लोग उसमें घर बना लिए, कब्जा कर लिए, जिसका रसीद नहीं है, कोई खतियान नहीं है, कुछ नहीं है। तो इस तरीके से बड़े स्तर पे ज़मीन की हर स्तर पे लूट हो रही है। ये जो ज़मीन की लूट हो रही ना, इससे सिर्फ ज़मीन नहीं लूट रहा है, एक तो हम पूर्वजों का जो धरोहर है वो तो हम खो ही रहे हैं, लेकिन ज़मीन के लूट के बाद जब बाहरी लोग आते हैं, जब एक पॉलिटिशियन सिटी बसाते हैं, तो वो अपनी भाषा लेकर आते हैं, अपनी संस्कृति लेकर आते हैं, अपनी नाच गान लेकर आते हैं, अपनी। अब वो तो आए थे 4, आपने ये सोचा कि नहीं चलो भाई इसको हम जगह दे देते हैं, लेकिन 4 है, कल के डेट में 40 हुआ, फिर बढ़ के 4000 हो गया। ऐसे करके इतने बड़े स्तर पे लोग आ गए, तो यहाँ आए तो यहीं का संसाधन उपयोग करने लगे। यहाँ का डेमोग्राफी भी चेंज हो गया। बिल्कुल। तो इससे यहाँ की पहचान खत्म हो गई, यहाँ के लोगों का पहचान खतरे में आ गया। तो इसी से आज जो स्थानीय नियोजन नीति की जो लड़ाई चल रही है ना, चाहे वो विधायिका कार्यपालिका में जो हिस्सेदारी की बात चल रही है, सारे चीज़ों जो छीन रहे हैं, इसके मूल जड़ में ये ज़मीन की लड़ाई है। अगर हम ज़मीन ही नहीं देंगे तो ये सारे समस्याएं पैदा नहीं होगी। आप कह रहे हैं मूल समस्या यहाँ पे ज़मीन की समस्या है, लेकिन दादा के सभी समस्याओं का मूल समस्याओं में मैं ये कह रहा हूँ कि ज़मीन की लूट सबसे बड़ी सवाल है दादा। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर झारखंड में देखा जाए तो अभी सबसे बड़ा जो आंदोलन चल रहा है 1932 खतियान को लेकर के चल रहा है, नियोजन नीति को लेकर के चल रहा है। ज़मीन से रिलेटेड वैसा कोई बड़ा आंदोलन तो चल नहीं रहा है। नहीं, 1932 को लेकर चल रहा है। निश्चित रूप से युवाओं लोग का जो रोजगार है, ये यहाँ स्थानीय नीति बना ही नहीं, नियोजन नीति बना ही नहीं, जिसके वजह से लोग जो भी आ रहे हैं यहाँ पर नौकरी पा जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के जो मूल रहने वाले लोग हैं, उस जब 32 का खतियान आधारित अगर स्थानीय नियोजन नीति बनेगा, तभी झारखंड के मूल वासियों को, छात्रों को रोजगार मिल पाएगा। तो इस रोजगार को आरक्षित करने के लिए 1932 सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन पूरी झारखंड की अगर हम सवाल करें तो ज़मीन की लूट उस सबसे बड़ा सवाल है। दादा, एक प्रकार की और लूट चल रही है यहाँ पे कि मान लीजिए
टाटा जो जैसी कंपनी जमशेदपुर में आती है लगभग 1910 के दशक में, और यहाँ पे सैकड़ों एकड़ ज़मीन एक्वायर करती है। यहाँ के आदिवासी, मुंडा, संथाली, महतो सभी की ज़मीन एक्वायर करती है। लेकिन आज भी वो ज़मीन पेंडिंग पड़ा हुआ, बहुत सारा एरिया पेंडिंग पड़ा हुआ, और अपने गुंडों के बदौलत पे वहाँ पे दूसरे लोगों को बसाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे बगल में BCCL है, बोकारो है, यहाँ पे सरकार ज़मीन तो ले ली है कि हम यहाँ पे कंपनी बैठाएंगे, कोयला खनन करेंगे, लेकिन वहाँ पे सरकार काम भी नहीं कर रही है, और वैसे वैसे जगह में दूसरे सारे लोग आके बस जा रहे हैं और यहाँ के लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इस पर आप क्या प्रकाश डालना चाहेंगे? ये बड़ा गंभीर सवाल है कि हमारे पूर्वज नहीं जानते थे, तो उससे कोई नियम कानून का फॉलो नहीं हुआ। जहाँ तक मन किया वहाँ तक ज़मीन एक्वायर कर लिया और कह दिया ये हमारा ज़मीन हो गया, और कोई लीगल तरीके से नहीं हुआ। सारा इसमें घोटाला हुआ है, और अगर झारखंड में सबसे बड़ा ज़मीन का घोटाला किया तो टाटा ही किया है, उसके बाद तमाम कंपनियां की है। लेकिन अब हम लोगों को वो गलती को नहीं करना है, और अब ज़मीन के मामले में हमको बहुत ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। सवाल पूछने की ज़रूरत है कि ज़मीन क्यों देना है, किस उद्देश्य के लिए देना है। अगर वो सार्वजनिक हित से, समाज के हित के, सबके हित के लिए है तो ज़मीन देना है, वरना नहीं देना है। ज़मीन के लेके हमारे लोग जागरूक नहीं है। यही वजह है कि कोई भी आदमी आता है और कहता है तनी हमरा यहाँ जिए खाए ले, थोड़ा सा एक कोना दे दो। अब हमारे लोग ने एक को दिया, लेकिन वो आज के डेट में पूरा गाँव में बना दिया, आज विधायक सांसद वो बना दिया। इसके वजह से आज हम ही अपने ही जगह में खतरे में आ गए, अपनी पहचान, अपनी सब कुछ। तो हम मालिक थे और हम आज भिखारी की स्थिति में पहुंच गए, और वो आया था एक तरह से शरण लेने के लिए, और आज वो सब तरह से मालिक बना बैठा है। तो इसकी गलती यहाँ के लोगों की है, और इसका साजिश हमारे लोगों को किया गया, शिक्षा से दूर रखा गया। तो ये शिक्षा से दूर रखना, हमारे लोगों को बेवकूफ़ बना कर रखना, ये एक बड़ा सवाल है। तो अब झारखंडियों जाग गया है, और अब इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी हर स्तर में, ग्राउंड में भी और पॉलिटिकली भी। और अब हम जगह ज़मीन को बचाने की इस लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे, और अब हम लोगों को जागरूक करेंगे कि आप किसी भी कीमत में, नहीं कहते दोना दिया तो दिया, कोना नहीं दिया, अब किसी भी कीमत में ये हमको गांव वालों को सोचना पड़ेगा कि हम अपनी गांव की ज़मीन किसी भी तरीके से बाहर के लोगों को नहीं देंगे, हम दूसरे लोगों का स्थापित नहीं होने देंगे, हम उसको ज़मीन नहीं बेचेंगे। अगर ये हमने कर लिया तो फिर हम बाहरी लोगों का वर्चस्व को तोड़ सकते हैं। विकास कुमार महतो जी, आप बड़कागांव क्षेत्र से आते हैं, वहाँ पर भी कोल ब्लॉक आवंटन को लेकर के और बहुत सारी ज़मीन को लेकर के, वहाँ पे कोयला खनन को लेकर के बहुत सारे विवाद चल रहे हैं। वहाँ के लोकल रेसिडेंशियल लोग भी वहाँ पे आंदोलन करते हुए नज़र आ रहे थे। क्या कुछ वहाँ पे समस्या और क्या कुछ उपाय है वहाँ का? देखिए, बड़कागांव का लड़ाई जब से झारखंड अलग हुआ तब से लगभग 36 कोल ब्लॉक आवंटन हुआ 35-36 कंपनियों को। उसमें 1-2 कोल ब्लॉक खुल पाए हैं, चाहे वो जैसे भी खुले, लेकिन बाकी जगह पे रोक दिया गया। एक ने 2-2, 3-3 राउंड वहाँ से कंपनियों को भगाया गया। बड़कागांव का आंदोलन बड़ा प्रकाश देने वाला है। पूरे देश में पहला एक ऐसा आंदोलन था जिन्होंने ये दावे के साथ घोषणा किया कि हम ज़मीन नहीं देंगे, ये विकास नहीं है, ये लूट है, ये विकास के नाम पर हमका बर्बादी करने का ये एक तरीका है जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उन्होंने डिबेट किया और उन्होंने कहा कि संवैधानिक रूप से ज़मीन का मालिक और खनिज का मालिक ज़मीन मालिक है, रैयत है। संवैधानिक रूप से सरकार उसके साथ गलत करती आ रही है, इसलिए हम ज़मीन नहीं देंगे। अगर देश को कोयला की ज़रूरत होगा तो गांव के लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी या प्रोड्यूसर्स कंपनियां बनाकर, ग्राम सभा की कंपनियां निकाल कर देश के विकास में भागीदार बनेंगे, लेकिन हम ज़मीन नहीं देंगे, हम विस्थापन नहीं सहेंगे। ये लड़ाई बड़े महत्वपूर्ण है, और पूरे देश में पहली बार ये लड़ाई बड़कागांव की धरती से उठा। इस लड़ाई को अब सब जगह फैलाने की ज़रूरत है, और अब समय आ गया है कि हम कोल बेयरिंग एक्ट को असंवैधानिक कहते हुए उसको हम निरस्त करने की लड़ाई को लड़ेंगे। और कोयला खनिज पर मालिकियत देने के लिए हमको पूरे झारखंड में ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, पूरे देश में ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो इसी संदर्भ में ये लड़ाई का बीज अब धनबाद की धरती में भी बोया जा रहा है कि हम नौकरी मुआवजे की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम तथ्यहीन पुनर्वास की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम मालिकियत की लड़ाई लड़ेंगे कि हम मालिक हैं इस ज़मीन के, हम मालिक हैं इस खनिज के। तो इसमें हमको मालिकाना अधिकार चाहिए, और जो रॉयल्टी होता है वो सरकार हमसे ले ले, लेकिन अब जनता का विकास जनता के द्वारा जनता के लिए होगा। जो रॉयल्टी कंपनियां देती है वो हम भी दे देंगे, लेकिन अब किसी एक कंपनी के विकास के लिए हम अपनी विनाश की सूली पर अपने आप को, अपनी पीढ़ियों को नहीं चढ़ाएंगे, हम ज़मीन नहीं देंगे। ये तो हो गई विस्थापन की बात। एक समस्या झारखंड में और है कि गोड्डा में जैसे बिजली पावर प्लांट बैठ रही है, तो ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है कोयला, मतलब अच्छे क्वालिटी की, फिर बिजली जो है दूसरे कंट्री को सप्लाई किया जाएगा। तो झारखंड में हमेशा जो है कि हमेशा दबाया जाता है, कुचलाया जाता है, और यहाँ के लोगों को आदमी नहीं समझा जाता है, और दूसरे स्टेट को फ़ायदा पहुँचाया जाता है। जैसे कोयला यहाँ से झारखंड के कोयला की राजधानी धनबाद को कहा जाता है, और यहाँ के लोग अभी भी
लाचार है, बेबस है और कोयला चोरी करने के लिए बेबस है और रोजी रोजगार के लिए बेबस है, किस रूप में देखते हैं इसको? पहले मैं गोडा पर बात कर लूँ। दुर्भाग्य है कि झारखंड के लोगों को सत्ताधीशों ने सबसे ज़्यादा बुर्बक समझ रखा है और झारखंड में बिजली मात्र 400-500 मेगावाट की ज़रूरत है, लेकिन झारखंड 2500 मेगावाट से ज़्यादा बिजली पैदा करके दे रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि ये बिजली अब बांग्लादेश जाएगा। मतलब क्या बांग्लादेश का भी ठेका हम ही लिए हैं? विस्थापित होंगे हम झारखंडी, ज़मीन जाएगा हम झारखंडियों का, हम धूल गर्दा सहेंगे, पानी हमारी बर्बाद होगी, सारा चीज़ बर्बादी झारखंड का होगा और बिजली बांग्लादेश को जाएगा। पहले यह कानून था कि जो बिजली झारखंड में बनेगा उसका 25% बिजली होम स्टेट मतलब गृह राज्य को मिलना चाहिए, मतलब झारखंड को मिलता। लेकिन अब इसको मोदी जी सेज कानून के दायरे में ले आए हैं बिजली को, इसीलिए अब 100% बिजली बांग्लादेश जाएगी। ये कितना दुर्भाग्य की बात है। ये बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम करते हैं और मुस्लिम को विरोधी कहते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी से और सभी भक्तों से कि बताओ बांग्लादेश में कौन हिंदू है? यहाँ से 100% झारखंड के आदिवासियों को, मूलवासियों को, हिंदुओं को उजाड़ के आप कौन सा हिंदू को दे रहे हैं भाई? आप तो मुस्लिम को दे रहे हैं। तो इसीलिए वहाँ के लोगों ने ये नारा दिया था कि झारखंड के माटी, झारखंड के पसीना, बिजली जले तो शेख हसीना। तो ये अडानी को फ़ायदा दिलाने के लिए किया गया प्रोजेक्ट है। मैं इसको विस्तार से बता दूं कि कोरोना काल के दौरान भारत सरकार ने लगभग लाखों करोड़ रुपया बांग्लादेश को दान दिया, बड़े अपने आप को सेवा करने के लिए, है ना, वो दान दिया सहयोगी के नाम पे। और बांग्लादेश को बिजली खरीदने के लिए इकरारनामा होता है कि अडानी से बिजली खरीदो, और अडानी को ज़मीन दिया 8000 एकड़ ज़मीन पूरा कुल मिलाकर देना है गोड्डा में। और उस प्रोजेक्ट के लिए बैंक के 3 बैंकों से भारत सरकार ने, मोदी जी ने 17,000 करोड़ के आसपास लोन दिया कि भाई तुम बिजली बनाओ और बिजली बनाकर बांग्लादेश को बेचो। और बांग्लादेश को खुद बिजली की ज़रूरत नहीं थी, 40,000 मेगावाट बिजली प्लस पैदा कर रहा है बांग्लादेश। बोला कि हमको बिजली की ज़रूरत नहीं है खरीदने का। तो आपको मैं कह दूं कि मोदी जी ने सीमा विवाद सुलझाने के नाम पर 105 गाँव उजाड़ दिए, दे दिए बांग्लादेश को कि तुम हमारे मित्र अडानी का बिजली का खपत यहाँ करना। और सीमा के 105 गांव सीमा विवाद सुलझाने के नाम पर इकरारनामा करते हैं और मोदी जी दे देते हैं बांग्लादेश को। और वहाँ अडानी की बिजली, मतलब अडानी के लाभ के लिए ये सारा दांव पेच खेला गया है। तो ये विकास है नहीं। आपने देखा होगा कि वहाँ पर पहले जो तापमान है बहुत सामान्य रहता था, लेकिन जब थर्मल वहाँ लगा तो वहाँ का 41 डिग्री 45 डिग्री तक वहाँ का तापमान चला गया। तो ये जो उद्योग खुलते हैं उससे बड़े स्तर पे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, उसके अगल बगल का पर्यावरण पूरा गर्म हो जाता है, ओजोन परत फटता है, वहाँ खेती बाड़ी नहीं होती, पानी बहुत बड़े मात्रा में खपत होता है, लोग विस्थापित होते हैं और प्रदूषण का दंश झेलते हैं, बीमार पड़ते हैं। सारा चीज़ सहने के बाद बिजली जब बांग्लादेश को जाता है, ये बहुत बड़ी शोषण है, दमन है, लूट है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम दुनिया का ठेका हम झारखंड वाले नहीं लिए हैं, इसीलिए इसको अब रोक लगाना चाहिए। ये तमाम जो केंद्र सरकार की नीति है इनका आप लोग विरोध करते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव आ जाते हैं तो ये बातें जो मुख्य पटल से साइड हो जाती हैं। क्यों ऐसा हो जाता है कि जब इलेक्शन आते हैं तो किसी और मुद्दे में हम लोग डाइवर्ट हो जाते हैं और जो मुख्य प्रॉब्लम है उस पर हम लोग फोकस नहीं कर पाते हैं? ये देश की राजनीति का दुर्भाग्य है कि यहाँ राजनीति महंगाई पर नहीं होता, यहाँ राजनीति ज़मीन की लूट पर नहीं होता है, यहाँ राजनीति विकास पर नहीं होता है, यहाँ राजनीति शिक्षा पर नहीं होता है, यहाँ राजनीति बेरोजगारी के सवाल पर नहीं होता है, यहाँ राजनीति हिंदू और मुस्लिम पर होता है। वोट करना है तो आप देखें मणिपुर में जो दंगा अभी चालू है पिछले 3 महीनों से, तो वहाँ पर पाम ऑयल उत्पादन करने के लिए बड़े स्तर पे प्लॉट अलॉट किए गए हैं अडानी को और 2-3 कंपनी को। तो वहाँ चूँकि ज़बरदस्ती हथियार पूर्वक बलपूर्वक खाली नहीं करा सकते, इसीलिए वहाँ जातीय हिंसा का रूप दे देकर और वहाँ पर ये दंगा कराया जा रहा है। तो हर जगह चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुस्लिम और समुदायों में लड़ाकर और आपके संपत्ति को, आपके संसाधनों को लूट के कॉरपोरेटों को देना है, इसीलिए ये दंगे कराए जाते हैं। और हम हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण होकर हम वैसी ताकतों को वोट दे देते हैं जो कल के डेट में हमारा ज़मीन छीनता है, हमारी संसाधन छीनता है, हमको आपस में लड़वाता है और
फिर अपने मित्र को पैकेट भरने का काम करता है। अब इस चीज़ों को जनता समझ रही है और 24 में इसका जवाब देगी। हमको बिल्कुल इस बात को समझना पड़ेगा कि हम इस आपसी लड़ाई में हम अपनी ज़मीन को अगर खोते हैं तो हम अपनी अस्तित्व, अपनी आजीविका, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी सब कुछ खो के हम भिखमंगे बन जाते हैं। मणिपुर का मुद्दा सबसे ज्वलंत मुद्दा है देश में, काफ़ी अखबार में मेन पेज में प्रिंट में छपा और चर्चा का विषय बना रहा कुछ दिनों, तो उसके बाद ये मेन मीडिया लाइन से गायब हो जाता है। आप किस रूप से देखते हैं मणिपुर का घटना को? ये ज़मीन की लूट है, वहाँ षड्यंत्र चल रहा है। ये दो समुदायों को लड़ाने के लिए सरकार खुद जिम्मेदार है और लड़वा रही है। मैं पूछता हूँ कि एक समुदाय के लोगों ने 6000 हथियार वो थाने से लूट लिए, ये सब संभव है? मोदी जी कहते हैं कि भक्त कहते हैं कि भारत सुरक्षित हाथों में है, मजबूत हाथों में है, तो ये मजबूत हाथों में है कि पूरा पुलिस थाने को लूट लिया जाता है, 6000 हथियार लूट लिए जाते हैं, 6 लाख से प्लस गोलियां लूट ली जाती है और जो हमले हो रहे हैं उसमें एक तबके के पास ये सरकारी गोलियां हैं। तो ये जानबूझकर लड़वाया जा रहा है ताकि उन क्षेत्रों को खाली कराया जा सके जहां अडानी का पाम ऑयल का प्लांट लगना है। तो ये इसके पीछे ज़मीन का मामला है, दिखाया कुछ और हो जा रहा है और मीडिया सच को बताने से मुकर रही है, क्योंकि इसके पीछे मीडिया भी कॉरपोरेट फंडेड है, गोदी मीडिया है और चीज़ों को बात से बतंगड़ किया जा रहा है किसी और चीज़ों को। लेकिन ये ज़मीन की लूट है और हम इसके खिलाफ़ करते हैं। ये ज़मीन की लूट बंद होनी चाहिए, वहाँ जातीय हिंसा बंद कराना चाहिए और एकदम लॉ ऑर्डर बहाल करते हुए वहाँ के लोगों के साथ न्याय करना चाहिए। अब झारखंड में हम लोग आते हैं। आप झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के एक सक्रिय सदस्य हैं। तमाम संवैधानिक बात करते हैं, ज़मीन से रिलेटेड हो गया, खतियान से रिलेटेड हो गया, 40 नियोजन नीति से रिलेटेड हो गया, तमाम मुद्दों पे बात करते हैं। जगह जगह जनसभा होता है, जहाँ भी जनसभा होता है आप जाते हैं। 2024 में इन मुद्दाओं के दम पे आप लोग चुनाव लड़ सकते हैं या फिर जाति, धर्म, ऊँची नीची, फलाना ढिकाना, दिखावा, मुर्गा दारू में ही रह जाएगा और आप लोगों को कुछ हासिल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? सबसे पहले झारखंड खतियान संघर्ष समिति जो है दारू मुर्गा दे नहीं सकती, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं। हम छात्र लोग हैं या फिर संघर्ष के लोग हैं और संघर्ष में रात दिन रहते हैं, तो हम लोग के पास पैसा है ही नहीं। तो ये जो चुनाव होगा वो मुर्गा दारू पर नहीं होगा या फिर जातीय या फिर धर्म पर नहीं होगा, ये सीधा झारखंड के बेरोजगारों के मुद्दे पर होगा, स्थानीय नियोजन नीति पर होगा, यहाँ के खनिज के मालिकियतों पर होगा, ज़मीन पर होगा और झारखंडियत के सवाल पर होगा। तो हम मुर्गा दारू नहीं, बल्कि इस बार आप देखिएगा हमें जैसा लग रहा है कि इस बार जनता दारू मुर्गा पैसा से ऊपर उठ के डायरेक्ट जनता झारखंडियत के सवालों पर, ज़मीन के सवालों पर, मालिकाना अधिकार के सवालों पर, स्थानीय नियोजन नीति के सवालों पर वोट करेगी और जनता चुनाव लड़ेगी इस बार। जेबी केसेस किन आधार पे बाकी पार्टियों को मतलब मात दे पाएगी? बाकी पार्टियों से किस प्रकार से अलग है कि वो मात दे पाएगी बाकी पार्टियों? क्योंकि वे लोग स्थापित है, पहले से उनका बूथ स्तर पे कमेटी बना हुआ है, पंचायत स्तर पे बना हुआ है, प्रखंड स्तर पे बना हुआ है और आपका कोई कमेटी नहीं है, तो फिर किस प्रकार से आप लोग वहाँ पे मतलब लड़ पाएंगे? ठीक है, अभी तो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, ये सारे चीज़ें तैयार किया जाएगा, उसके प्रक्रिया चल रहा है, उस पर काम चल रहा है, ये स्थापित हैं। लेकिन चूँकि जो स्थापित है, मैं आपको कई जगह बता दूंगा कि जो स्थापित पार्टी लोग हैं, अपने आप को जो सत्ता में हैं, वो ज़मीन के लूट के खिलाफ़ चुप हैं। वहाँ पर गैर कानूनी तरीके से कंपनियाँ ज़मीन कब्जा कर रही हैं, दोहन कर रही हैं, खनिजों की लूट कर रहे हैं, उस पर वो चुप है और रैयतों का, किसानों का जो अधिकार है वो मारा जा रहा है, छात्रों का वो बेरोजगारी के दंश झेल रहे हैं। तो तमाम चीज़ें, तो उसमें जो सत्ता पक्ष है वो तो चुप है ही है। आप देखेंगे कि विपक्ष में भी जो है, जैसे आसू है, चाहे बीजेपी है, ये लोग को भी देखेंगे कि ये लोग भी जन संघर्ष या जन मुद्दे पर नहीं हैं। ये लोग भी बस मेहमानी कर रहे हैं। जैसे किसी के यहाँ कोई छठियारी है तो वहाँ जाएंगे, कोई मर गया तो वहाँ जाएंगे। मतलब विपक्ष की जो भूमिका होती है कि जनता के मुद्दे पर संघर्ष में रहना, वो संघर्ष में ना रह के वो मेहमानबाजी कर रहे हैं। किसी के यहाँ शादी है तो उसके यहाँ जाएंगे, शादी का लिफाफा देकर आएंगे। तो ये विपक्ष के लोग कर रहे हैं, इनके पास और कुछ करने के लिए है नहीं। इसीलिए झारखंडी भाषा संघर्ष समिति जन मुद्दे पर जनता के साथ लड़ाई कर रही है, संघर्षों में खड़ा है। इसलिए इस बार 24 के चुनाव में जेबी केसेस आएगी। तो